हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। हमने सीखने के कई सारे सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है सीखने के सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर और कोफका ने किया है 1925 ईस्वी में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गेस्टाल्टवाद है क्या। अक्सर देखा गया है कि लोग गेस्टाल्टवाद में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए आज हम क्लियर करते हैं कि गेस्टाल्टवाद होता क्या है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मनी भाषा का शब्द है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है, तो ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका एक अगर नॉर्मली अर्थ देख लिया जाए तो इसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। एज ए होल हम इसको देखें तो इसका होता है अर्थ होता है पूरी समस्या को, बच्चा कोई भी होता है पूरी समस्या को एक साथ देखता है, ना कि उसको ब्रेक कर करके देखता है। वो तो उसके लास्ट में जाकर के जनरलाइज करके सॉल्यूशन निकालता है, मतलब एज ए होल वो सॉल्यूशन निकालता है और हर पक्ष को देखता है समस्या समाधान करने के पहले। इसीलिए इसका नाम गेस्टाल्टवाद है। और गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्दीमर थे, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है। अब हम जानेंगे कि इसका प्रतिपादन कोहलर ने किया, जिसको हम अवयवी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अवयवी सिद्धांत के नाम से भी इसको पूछा जाता है। व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु भिन्न भिन्न तरीके से परिस्थिति का अवलोकन करता है, यानी कि जब भी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है उसको हर तरफ से हर डायरेक्शन में उसके बारे में देखते हैं। अचानक इससे हमारे अंदर एक सूझ उत्पन्न होती है, जिसको हम आहा एक्सपीरियंस कहते हैं। जब हमारे अंदर वो सूझ उत्पन्न होती है, फिर हमें उसके अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है। उस सूझ के हिसाब से जो सही अनुक्रिया होती है, सही रिस्पॉन्स होती है, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। और जब भी हमारे सामने वो प्रॉब्लम आती है तो हम उसको उसी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें वो टॉपिक या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को के बारे में सीख लिया है हमने, वो प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसी को हम सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। इस सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग एक सुल्तान नामक वनमानुष के ऊपर किया था। इसके अनुसार समस्या समाधान के लिए व्यक्ति में एक बहुत सारे नए विचार उत्पन्न होते हैं, जिसको अंतर्दृष्टि कहते हैं, और उन्हीं नए विचारों में से जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको सूझ कहते हैं। इस प्रकार से अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। जैसे कि हमारे सामने पहले समस्या आती है, फिर समस्या को देखते हुए हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जिसको हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। उसके बाद हम उस समस्या के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम सूझ कहते हैं, और उस सूझ के द्वारा ही हमारे समस्या का समाधान हो जाता है। और इस प्रकार से कोहलर ने जो इन्होंने 2 प्रकार से अपने समस्या का समाधान यानी कि जो सिद्धांत है वो किया था, प्रतिपादित किया था। पहला है छड़ी समस्या के प्रयोग द्वारा, दूसरा है बग समस्या के प्रयोग द्वारा। बग समस्या के प्रयोग में कोहलर साहब ने किया था कि ऊपर बहुत सारे केले लटका दिए थे और एक पिंजरे के अंदर एक भूखे वनमानुष यानी कि सुल्तान को रखा था। सुल्तान बहुत ही प्रकार से उसको पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो केला पाने में असफल होता है। इसके बाद वो शिथिल होकर बैठ जाता है। बाद में उसको अचानक से सूझ आता है कि क्यों ना हम इस बक्से पे चढ़ करके उस केले की प्राप्ति कर ले। तो इसी को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। उसके अंदर सूझ आया और उसने उस केले को प्राप्त करके अपनी भूख शांत की। दूसरा जो छड़ी समस्या का प्रयोग है, एक भूखे वनमानुष यानी कि सुल्तान को पिंजरे में बंद रखा गया और पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए गए और पास में एक छड़ी भी रख दिया गया। फिर भूखा सुल्तान बहुत प्रकार से उन केलों को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहा, लेकिन वो पाने में असफल रहा। बाद में वो जब वो सोचने लगा, सोचते सोचते उसको एक सूझ उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इस छड़ी के द्वारा उस केले की प्राप्ति की जाए। उसने छड़ी का उपयोग किया और वो केला प्राप्त करने में सफल रहा, जिसको हम छड़ी समस्या का प्रयोग कहते हैं। सूझ प्रक्रिया द्वारा सीखने की कुछ विशेषताएं भी हैं, जिनमें 5-6 मुख्य रूप से हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है। उपस्थित समस्या का ढंग से निरीक्षण किया जाता है, यानी कि हर पक्ष का निरीक्षण किया जाता है। निर्देशित ध्यान तथा अन्वेषणात्मक व्यवहार, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से इसमें सोचा जाता है। निष्क्रियता की अवस्था, यानी कि जब भी कोई चीज़ हम पाने की कोशिश करते हैं वो हमें नहीं मिलती है, बहुत प्रयास के बाद भी, तो हम शिथिल हो जाते हैं, उसको निष्क्रियता की अवस्था बोलते हैं। उसके बाद हमारे अचानक से सूझ का आगमन हो जाता है। लास्ट में हमें सूझ द्वारा सीखने की जांच होता है, जिसके स्थानांतरण के गुण की उपस्थिति की जांच होती है कि हमारे अंदर सीखने के बाद हम उसको कितना अपने डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि छात्र कोई विषय वस्तु अचानक नहीं अपितु धीरे धीरे सीखता है। इसमें बताया गया कि अचानक सीख लेता है, परंतु कोई भी चीज़ हम सीखते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। इसमें सिर्फ सूझ पर बल दिया गया है, परंतु सीखने में अभ्यास तथा अनुभूति का योगदान भी होता है। इस पर इसमें बल नहीं दिया गया है। छोटा शिशु होता है वो सूझ से जल्दी नहीं सीख पाता है, परंतु कोई भी चीज़ वो रट कर सीखता है।
शिक्षा में इसके बहुत महत्व भी हैं, जैसे ये पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है, पाठ्य योजना निर्माण में सहायक होता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि पाठ्य योजना का जो जनक है वो हर्बर्ट हैं। बालक को विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, बालक में रटने की प्रवृत्ति का विरोध होता है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत के लिए बल दिया गया है। मानसिक शक्तियों को बढ़ाने में भी यह सहायक है। विषय वस्तु को इसमें समझकर याद करना होता है, ना कि रट कर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।